पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब केवल तेल और गैस आपूर्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि व्यवस्था पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, होर्मुज़ को लेकर अनिश्चितता और फारस की खाड़ी में प्रभावित समुद्री आवाजाही के कारण आपको बता दें कि भारत आने वाले 17 जहाज फंस गए हैं। इससे देश में खरीफ सीजन से पहले आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जो है साफ तौर पर बढ़ गई है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो बड़ी मात्रा में उर्वरकों और उससे जुड़े कच्चे माल का आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में किसी भी प्रकार का तनाव सीधे भारतीय कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इस समय खरीफ फसलों की तैयारी शुरू होने वाली है और जून के मध्य तक किसानों को बड़े पैमाने पर खाद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उर्वरकों की सप्लाई में देरी सरकार के लिए बड़ी चिंता बन गई है। सूत्रों के अनुसार फारस की खाड़ी में फंसे इन 17 जहाजों में बड़ी मात्रा में उर्वरक और उससे संबंधित सामग्री मौजूद है। पहले ये जहाज सीधे होर्मुज़ के रास्ते भारत में आते थे, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों पर बढ़ती निगरानी सुरक्षा जोखिमों के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग तैयार करना शुरू कर दिया है। बता दें कि विभाग के अधिकारियों ने मंत्रियों के अनौपचारिक समूह को एक नई योजना की जानकारी दी। इस आयोजन और योजना के तहत फारस की खाड़ी के बंदरगाहों से उर्वरक को सड़क मार्ग के जरिए सऊदी अरब के बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद वहां से समुद्री मार्ग के जरिए उर्वरकों को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि फारस की खाड़ी के बंदरगाहों ने पोर्ट तक की जो दूरी है वो लगभग 1200 किलोमीटर है। इसके बाद जहाज लाल सागर के रास्ते भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचेंगे। हालांकि ये मार्ग सामान्य समुद्री रास्ते की तुलना में लंबा और महंगा माना जा रहा है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस वैकल्पिक मार्ग के कारण सप्लाई में 60-70 दिन तक की देरी हो सकती है। साथ ही परिवहन लागत में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले समय में स्थिति क्या कुछ होती हुई नजर आ रही है। हरिमोहन जी हैं। हरिमोहन जी, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। विदेश मामलों के जानकार हैं और इसी बीच रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत सबसे पहले हरिओम मोहन जी आप ही के साथ मैं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की अभी परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में पहले तो तेल और गैस को लेकर लगातार हाहाकार मचा था। अब किसानों के ऊपर भी संकट आ रहा है क्योंकि खाद की जरूरत है जून के मध्य तक, लेकिन जिस तरीके की अभी जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में समय ज्यादा लगेगा। क्या आपको लग रहा है कि अब क्या कुछ और हो सकता है? सर देखिए, एक्चुअली इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं और कई बार पड़ोस में होने वाले शोर शराबे या पड़ोस में होने वाले लड़ाई झगड़े का बहुत बुरा असर हमारे घर के ऊपर भी पड़ता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन। ऐसे में मतलब अगर हम देखें तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होना और उसके बाद जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा एक लंबा रूट लेके भारत तक सामान पहुंचाना, उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यह है, हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? तो आंसर है नहीं। देखिए, विकल्प ढूंढे जा, लेकिन जो तय व्यवस्था होती है उस तय व्यवस्था से हटकर नया विकल्प ढूंढने और उसको एक प्रोसेस में लेके आने में, यानी वहां से सामान को यहां तक लेके आने में बहुत समय तो लगता ही। लेकिन दूसरी एक प्रॉब्लम ये आती है कि पूरी दुनिया, अब ऐसा तो है नहीं जिस विकल्प के पास हम जाएंगे वो बाकी दुनिया वहां पर आंख मूंदे बैठी रहेगी, बाकी दुनिया भी वहां पहुंचेगी। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए सरकार टाइम भले ही लेगी, लेकिन फेस किया जा सकता है। ऐसे कोई वो नहीं है। हाँ, डिले होगा, खरीफ की फसल के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। जैसे अंगोला के साथ हमारी बातचीत इस टाइम पर चल रही है। रशिया ने काफी हद तक हमें सपोर्ट करने की बात की है, लेकिन वहां से यूरिया वगैरह आ रहा है, ऐसा हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। और अगर है भी तो वो उतना नहीं है जितना कि हमारी पूरी की पूरी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। लेकिन काफी ज्यादा चैलेंजेस बढ़ रही है जी। यार नहीं है, ईरान पीछे नहीं हट रहा है और देशों पर संकट लगातार बढ़ रहा है। अब क्या परिस्थिति आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर सऊदी अरब के से होता हुआ अगर जो खाद है वो अगर भारत तक पहुंचेगा तो लागत तो स्वाभाविक है कि वो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब ऐसे तो परेशानियां और बढ़ेंगी, तो आखिरकार इसका हल कैसे निकलेगा? जी, बीच में आवाज कट गई। अनुज जी, अनुज जी एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय हिंद प्रद्युम्न। देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई चीज प्लान करते हैं, जो भी शेड्यूल्ड आपका जो आवागमन का या आयात निर्यात का जो सिस्टम है,
वो सिस्टम किसी चीज के ऊपर आधारित होता है। जब वो चीज बिगड़ जाती है तो मुझे लगता है कि उसके लिए ऑल्टरनेटिव अपने आप निकल करके आते हैं। ये बात बिल्कुल आप जो कह रहे हैं प्रद्युम्न बिल्कुल सही है कि जो नए ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, चाहे वो नई डील्स किसी और के साथ हो या किसी और से हम इसको अपने जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेट्रोकेमिकल्स हैं या जो भी आयात हम वहां से इंपोर्टेंट कर रहे हैं जो कि क्रिटिकल है खास करके खरीफ की फसल के लिए, उनका हम ऑल्टरनेटिव वो उसको ढूंढ रहे हैं यहां पर। और जो हमारा सामान वहां पर फंसा हुआ है उसको ऑल्टरनेटिव रास्ते से लाने की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन बात वहीं पर आकर के रुकती है कि समय इसमें लगेगा, पैसा इसमें ज्यादा लगेगा। पैसे की उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन अगर समय हमारे किसान के पास ये सामान लगभग पहुंचते 60 से पहुंचते 70 लेट हो दिन गया, एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ 60 से 70 दिन, तो ये संभावना है कि वो फसल के बाद जब उसकी आवश्यकता है उसके बाद पहुंचना शुरू हो। तो इस वजह से मेरा यह मानना है कि कोई और तरीका हमें ढूंढना चाहिए। सरकार प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम इसका इसका कोई सोल्यूशन निकल करके जरूर आएगा। हम और दूसरी जगहों, दूसरे स्थानों से, दूसरे देशों के से हम अपने फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, अपने यहां पर उसको लोकली उसका प्रोडक्शन को बढ़ा करके और लोकली कोई अल्टरनेटिव उसका निकाल करके इसको हम अपने किसानों की सहायता मदद करेंगे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि ये जो हॉर्मुज का जो जो पश्चिम एशिया का जो शिकंजा बना हुआ है, ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। हमें सिर्फ शुरू शुरू में सिर्फ हम तेल की बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो प्रद्युम्न, सिर्फ तेल के बारे में बात हो रही थी, एनर्जी के बारे में बात हो रही थी। उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि आप एनर्जी के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। उदाहरण आप चीन का ले लीजिए, चीन का लगभग $400 बिलियन का यहां पर ट्रेड होता है, उसमें से तेल का परसेंटेज, एनर्जी का परसेंटेज सिर्फ 28 से 30%, 28 से 30 बिलियन है। बाकी तमाम चीजें, उसको अलग अलग चीजों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से भारत का जो पश्चिम एशियाई देशों के साथ है उसमें इजराइल भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, तमाम पश्चिम एशियाई देश उसके अंदर शामिल हैं। और सबका जो मार्ग था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता था। तो ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से इस दबाव से पूरी दुनिया को में नुकसान हो रहा है, तो हम शायद, मैं कहना नहीं चाहता हूं इस बात को प्रद्युम्न, लेकिन ये समझने की बात है कि हम शायद एक जो 1929 से 1939 तक का जो ग्रेट डिप्रेशन मानवता ने देखा है, उस डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, रिसेशन की ओर तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। शायद उस वो भी हालात आ जाए, क्योंकि जब आप समस्या का समाधान प्रद्युम्न ढूंढना नहीं चाह रहे हैं और उसको अपनी जो एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं उनके चलते आप उसको समस्या को वो सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आप इस प्रकार का अपना दिखा करके कि इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप एनर्जी रिक्वायरमेंट में मेरे पास सरप्लस है, सब कुछ है, मुझे हॉर्मुज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसको पड़ रहा है वो आके खुलवा ले वगैरह, इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये जो एरोगेंट स्टांस है अमेरिका का या जिसका भी, उसको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। आज अमेरिका के ऊपर भी इसका प्रभाव है। अमेरिका में तेल गैस की कीमतें दुगनी हो गई हैं, खाने पीने का सामान की कीमतें तिगनी चौगनी हो गई हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इससे पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है। सोल्यूशन ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। और जो बेसेंट ने कहा है कि एक शायद कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी दबाव ज्यादा पड़ता है तो राहें अलग से नेचुरली निकल करके आती हैं। आप नदी के पानी को जितना दबाएंगे वो कोई अल्टरनेटिव रास्ता लेकर के निकल जाएगा। वही हो रहा है। आज अमेरिका का मिलिट्री अल्टरनेटिव पूरी दुनिया ने ढूंढ लिया है, उनका इकोनॉमिक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है और डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया निश्चित रूप से शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से दबाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, उससे अमेरिका भी अछूता नहीं है, उनको भी इसकी तपिश महसूस हो रही है और कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। और अमेरिका जिस तेजी से अपने दोस्त सलाहकार उससे छूटते जा रहे हैं, ये भी उनको समझने की जरूरत है। कोई दुनिया में आइलैंड नहीं है, कोई दुनिया में अकेला देश रह नहीं सकता, मेरा ये मानना है। आप आज यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा, मैक्सिको, वेनेजुएला, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया,
साउथ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, हर जगह ट्रंप के जो अमेरिका के जो सहायक थे, अगर नहीं, दूर लेकिन जा एक रहे बात तो ये भी लगता अनुज था। जी, बहरहाल ये तो आप विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के संबंधों को लेकर जो बड़ा बयान एक सामने आया था, क्योंकि अमेरिकी वित्त मंत्री ने यह दावा कर दिया था कि ट्रंप की आर्थिक प्रतिबंधों और सख्त रणनीति का असर हुआ है, जिसके चलते ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए तैयार हुआ है। ये सच्चाई है या सिर्फ लीपापोती चल रही है? तो जब मेरे को एक लाइन बोलने का इजाजत दीजिए। देखिए, ट्रंप का या अमेरिका का जो काम करने के दो चीजें अमेरिका को ट्रंप को समझ में नहीं आती। एक शब्द होता है इंग्लिश में, उसको कहते हैं इक्वल। ये जो शब्द है अमेरिका की डिक्शनरी में शायद नहीं है। वो हर चीज ऐसे करना चाहते हैं जिससे कि वो इंटिमिडेशन, मैक्सिमम प्रेशर, उसका उसका प्रयोग करके, दूसरे को डरा करके, धमका करके। देखिए, डील जो होती है वो सरेंडर नहीं होता। अगर आप किसी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आपने गाजा में देख लिया 2.5 साल से अमेरिका और इजराइल दोनों लगे हुए हैं, किस निकल के आई आप मुझे बताएं सामने से। तो जब आप बराबरी उनको नहीं देंगे, जब डील का अर्थ ये होता है कि दोनों पक्षों के लिए विन विन, अगर विन विन नहीं भी है प्रद्युम्न, तो कम से कम दोनों पक्षों के लिए एडवांटेजेस तो वो डील होनी चाहिए। अगर एक पक्ष के लिए बिल्कुल एडवांटेज उसमें से नहीं है, उसको आप पूरी तरह से दबा करके खत्म कर दो और अपना सारा एडवांटेज देखते रहो, कभी इस प्रकार की डील नहीं हो सकती। तो आपका मैक्सिमम प्रेशर, पब्लिक थ्रेट्स, आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं दुनिया में। न केवल ईरान को, आपने कनाडा को क्या किया, प्रेसिडेंट ट्रूडो को बोलते हैं गवर्नर ट्रूडो, वो उन्होंने वेनेजुएला में क्या किया, उन्होंने मैक्सिको के साथ क्या किया, पनामा के साथ क्या किया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ क्या किया, ग्रीनलैंड को कहता है मैं खा लूंगा। तो ये इस प्रकार का पब्लिक ह्यूमिलिएशन और इंटिमिडेशन जब आपके अंदर होता है तो डील की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप किसी चीज को, और दूसरी बात यह कि पब्लिकली को ह्यूमिलिएट करते हैं देशों को। उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुला करके 9.5 घंटे उनसे वेट करवाया, जेलेंस्की को बुरा भला कहा, फिर मैं बुलाकर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैक्सिमम प्रेशर, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, शिफ्टिंग डिमांड्स, कभी आप कहते हैं न्यूक्लियर, कभी कहते हैं प्रॉक्सी, कभी कहते हैं इकोनॉमिक, कभी कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कभी कहते हैं मिसाइल, कभी कहते हैं ड्रोन। ये तमाम जो आपके शिफ्टिंग गोल पोस्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जो ट्रंप सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, दोपहर में क्या कहते हैं, कोई इसका पता नहीं है। ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये शॉर्ट टर्म बिजनेस टर्म्स में ये शायद इसको मैं हिंदी में अगर ट्रांसलेट करने के लिए प्रद्युम्न आप कहें तो सट्टेबाजी। ट्रंप जो है वो सट्टेबाजी, और ये सट्टेबाजी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, ये सट्टेबाजी डिप्लोमेसी में नहीं चलती है। और ट्रंप ये इसी सट्टेबाजी का लाभ लेकर के अपने आप को एक तरफा वो चाहते हैं कि डील हो जाए। वो डील एक तरफा होना संभव नहीं है। अगर ये कह रहे हैं उनके वित्त मंत्री कि ट्रंप के प्रेशर से या ट्रंप के इकोनॉमिक प्रेशर से या उनकी मिलिट्री एक्शन से ये हुआ है, बिल्कुल नहीं। ट्रंप के मिलिट्री एक्शन का ईरान ने गजब से जवाब दिया है। और ये बात मैं बार बार कहता हूं कि ईरान एज लॉन्ग एज दे आर नॉट लूजिंग दे आर विनिंग, एंड अमेरिका एज लॉन्ग एज दे आर नॉट विनिंग दे आर लूजिंग। प्रद्युम्न, अमेरिका ये भले ही उन्होंने मिलिटरीली ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना के नुकसान पहुंचा दिया हो, लेकिन अमेरिका जो है वो हार रहा है। वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि बौखलाहट है कहीं ना कहीं। हरिमोहन जी, आप सहमत हैं अनुज माथुर की बात से? क्योंकि वो तो अनुज जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हार रहा है तो बौखलाहट साफ तौर पर दिखा रहा है, लेकिन सारी लड़ाई तो परमाणु की है ना, ईरान हटेगा पीछे? जी, मैं मेजर जनरल साहब की बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि अमेरिका की ईरान से बात करने की शर्त क्या है कि मैं तुमसे बात तभी करूंगा जब तुम मौत कबूल कर लोगे। भाई सीधी सी बात है, तुम अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारी से बात कर लूंगा, तो बात ही खत्म हो गई ना। असलियत में लड़ाई ईरान की एग्जिस्टेंस की है। ईरान की एग्जिस्टेंस क्या है कि भाई सीधी सी बात ये है, आज के दिन ईरान ने न्यूक्लियर एक सॉवरेनिटी की बात कर रहा है कि भाई मैं एक सॉवरेन पावर हूं, मुझे सॉवरेनिटी चाहिए और मैं उसे क्लेम कर रहा हूं। मुझे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, मुझे मुझे मिडल ईस्ट में डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना है और मुझे इजराइल को इस जमीन से निकालना है। वो सही है गलत है उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, मैं इतना कह रहा हूं कि इजराइल उसके लिए एक डेथ सेंटेंस की फॉर्म में है और इजराइल के लिए ईरान एक डेथ सेंटेंस की फॉर्म में है। जो भी बातें आज तक सामने आ रही हैं उसमें वन साइडेड शर्तें साफ नजर आ रही हैं कि देखो भाई सीधी सी बात यह है, आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो,
अमेरिका ये तो कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो, लेकिन ये नहीं कह रहा कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से दोबारा ईरान पर कभी हमला नहीं होगा। अमेरिका ये तो कह रहा है कि आप हरमुज स्ट्रेट के ऊपर से क्लेम छोड़ दो और इसे फ्री जो भी ट्रेड है वहां से होने दो, फ्री पास ऑफ शिप्स होने दो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस को जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी रजीम को, भाई किसी भी कंट्री की अपनी इच्छा है कि वो अपने देश में किस पर्सन को इलेक्ट करता है, या लेकिन तो अमेरिका उस पर जबरदस्ती दबाव डालने का काम कर रहा है। बहरहाल बिल्कुल अमेरिका पूरे तरीके से जबरदस्ती दबाव डाल वो दिख भी रहा है। चलो ठीक है, अब समय कम है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा रिमोहन जी, क्योंकि समय कम है। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आपने देखा कि अभी थोड़ी परेशानी है, लेकिन भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों तक उर्वरक जो है वो समय पर पहुंचे और परेशानियां लगातार कम हो।